So good morning dear students. We are going to start with the chapter Ecosystem and Energy Flow. Now this is chapter number 14 in our state board. So this ecosystem chapter is in the environmental part, EVS part, which comprises of the following chapters. First is organism and population, second is ecosystem, and the third one is environmental issues. The third chapter is that, which is biodiversity and environmental issues. So this is from that part. So 14 number chapter, ecosystem, we are going to see. So let us start with the concept of ecosystem. But ecosystem के बारे में समझने से पहले हम लोग जब भी ecosystem के बारे में पढ़ते हैं तो what we say, ecosystem एक self regulatory, when we see the word ecosystem, उसको क्या बोला जाता है? It is self regulatory and self sustaining structural and functional unit है of the nature. मतलब क्या है? ये इकोसिस्टम अपने आप रेगुलेट करता है मींस अपना जो भी रिक्वायरमेंट है वो खुद ही पूरा करता है. इट इज सेल्फ रेगुलेटरी मतलब सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम लोग. प्लांट्स क्या करते हैं? सनलाइट लेते हैं, वाटर लेते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. वो प्लांट्स को कौन खाते हैं? एनिमल्स. पहला प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, बाद में टर्शियरी कंज्यूमर, और उनके मरने के बाद वो जो न्यूट्रिएंट्स है दे आर अगेन रिटर्न बैक. कहाँ पे रिटर्न बैक होते हैं? टू दी सॉइल. सो एक क्या है? सेल्फ रेगुलेटरी. इसमें देखा क्या किसी बाहर से कोई पर्सन को आना पड़ा हेल्प करने के लिए? नहीं. तो इट इज सेल्फ रेगुलेटरी एंड सेल्फ सस्टेनिंग मींस वो अपना खुद पूरा करता है. जो भी रिक्वायरमेंट है इट इज गोइंग टू बी फुलफिल्ड ऑन इट्स ओन. सेल्फ रेगुलेटरी एंड सेल्फ सस्टेनिंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका? ऑफ द नेचर. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर. स्ट्रक्चरल and functional unit of nature and functional unit of nature. जब भी हम लोग देखते हैं ना नेचर, मतलब यहाँ पे मीन्स इट इज ओवर योर बायोस्फीयर. When we see this particular word, जब भी हम लोग ये वर्ड देखते हैं ना इकोसिस्टम, what do we mean? This ecosystem is nothing but when, जब भी हम लोग बोलेंगे बायोटिक ऑर्गेनिजम्स, बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स which are nothing but plants and animals. To be in a simple language, बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स and abiotic मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. So here we have biotic and abiotic, which is nothing but living and non-living organisms, and their interactions with each other. And non-living organisms and उसका आपस में interaction, their interaction with each other, इसके साथ एक दूसरे के साथ interaction, उसको बोला जाता है इकोसिस्टम. सो व्हेन वी हैव टू डिफाइन इकोसिस्टम, हाउ विल वी डिफाइन? इट इज नथिंग बट बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड उनका इंटरैक्शन किसके साथ? विद ईच अदर इज कॉल्ड एज द इकोसिस्टम. सो अगर आप पूछेंगे इसका मतलब क्या है, ये हमको समझा. लिविंग और नॉन लिविंग साथ में रहते हैं और आपस में इंटरेक्ट करते हैं. सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. यू पीपल आर सिटिंग इन द क्लास, यू आर लिविंग, एंड तुम लोग अभी किस पे बैठे हो? बेंच पे. तो बेंच क्या है? नॉन लिविंग विच इज एबायोटिक. तो उसके साथ में इंटरेक्शन है ना. सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूअसली इंटरैक्टिंग किसके साथ? विथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो दिस फॉर्म्स द इकोसिस्टम. जब भी हम लोग इकोसिस्टम वर्ड बोलते हैं तो ऐसा लग रहा होगा कि बहुत बड़ा चीज है इकोसिस्टम. नहीं, इकोसिस्टम एक छोटा सा पॉन्ड को भी बोला जाएगा, एक बड़े से ओशन को भी इकोसिस्टम ही बोला जाता है. मतलब छोटा सा पॉन्ड भी आपस में एक इकोसिस्टम ही है, बिकॉज उसमें भी फिशेज है, रॉक है, पानी है. ठीक है, तो वो भी क्या है? एक इकोसिस्टम है. बड़ा सा ओशन इज ऑल्सो एन इकोसिस्टम. एक छोटा सा क्रॉपलैंड है,
छोटा सा क्रॉप लैंड मतलब फार्म लैंड से एक बड़ा सा जंगल विच इज नथिंग बट द फॉरेस्ट, वो भी क्या है, इकोसिस्टम. सो इकोसिस्टम्स कैन बी स्मॉल एंड इकोसिस्टम्स कैन बी लार्ज, बट फॉर कन्वीनियंस, हमारे समझ में आने के लिए हम लोग ने इकोसिस्टम को कैसे डिवाइड किया गया है. सो हमने यहाँ पे बोला, नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया हमने, इकोसिस्टम कैसे हो सकते हैं, दे कैन बी स्मॉल और दे कैन बी लार्ज. They can be small या तो they can be large, but for our convenience we have divided this ecosystem into 2 units. जो लैंड इकोसिस्टम है ना बच्चा लोग, उसको टेरेस्ट्रियल बोला जाता है, एंड जो वाटर इकोसिस्टम है उसको एक्वेटिक बोला जाता है. सो इकोसिस्टम कौन से 2 पार्ट में डिवाइडेड है, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक. टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड इकोसिस्टम, लैंड इकोसिस्टम पे सभी ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो लैंड पे रहते हैं. लेट इट बी रेप्टाइल्स, वी कैन से एम्फीबियंस विच आर लिविंग ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, सभी प्लांट्स, सब एनिमल्स, ये सब किस में आते हैं, टेरेस्ट्रियल में. एंड एक्वेटिक वंस आर दी वंस लिविंग इन वाटर. सो ये टेरेस्ट्रियल और इक्वेटिक है. But ecosystem is divided into 2 types of ecosystem. आपको types of ecosystem अगर पूछा जाए तो types of ecosystem में we'll say there are 2 types of ecosystem. बहुत ही simple है, नाम सुनोगे अपने आप समझ में आ जाएगा. First is the natural ecosystem and the second one is called as the artificial ecosystem. Natural ecosystem and second one is called as the artificial ecosystem. नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. नेचुरल इकोसिस्टम मतलब वो नेचुरल है, दे आर नॉट इन, उसमें नेचर इन्वॉल्व है, देर इज नो इंटरेक्शन ऑफ मैन, मतलब देर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमंस, दे ऑपरेट नेचुरली. इसका डेफिनेशन क्या आएगा, देखो ये ऑपरेट होता है नेचुरली, दे ऑपरेट नेचुरली विदाउट इंटरफियरेंस ऑफ मैन, विदाउट इंटरफियरेंस ऑफ मैन. This is operating naturally without interference of man. Whereas artificial ecosystem, they are man-made. Artificial ecosystem क्या होगा, man-made. Obtained by input of energy. कैसे obtained by input of energy and planned manipulation. कैसे होता है, planned manipulation. Planning करके बनाया जाता है, planned manipulation. So आपके हिसाब से अभी मुझे आप बताइए, नेचुरल मतलब जो अपने आप हो रहा है, आर्टिफिशियल मतलब जो मैन मेड है. सो कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स. यस, नेचुरल में हम लोग सीधा यहाँ पे एग्जांपल देंगे बच्चा लोग. वी कैन गिव द एग्जांपल ऑफ रिवर, लेक या सी. ये क्या है, नेचुरल वाटर का. या तो फॉरेस्ट, जब मैन का इंटरफियरेंस आएगा तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे एक्वेरियम. मच्छी जब भी नेचुरली पानी में रह रही है तो वो कौन सा इकोसिस्टम है बच्चा लोग, नेचुरल. बट जब इंसान उसको एक एक्वेरियम में डाल रहे हैं कांच के घर में तो क्या बन जाएगा, आर्टिफिशियल. और यहाँ पे क्रॉप लैंड, क्रॉप लैंड, क्रॉप लैंड. व्हाई, बिकॉज ये फॉरेस्ट नेचुरल है, बट इंसान खेती बाड़ी करे उसको क्या बोलेंगे हम, आर्टिफिशियल. उसको क्या बोलेंगे हम, आर्टिफिशियल. सो let us have a quick summary of what we have done till now. When we see ecosystem, हमने देखा क्या है, सेल्फ रेगुलेटरी और सेल्फ सस्टेनिंग है, मतलब अपने आप रेगुलेट करता है और सस्टेन भी करता है. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसका, ऑफ द नेचर विच इज बायोस्फीयर. This word ecosystem, it was coined by the scientist named Tansley. ये जो word ecosystem है ना, it was given by whom? It was given by Tansley. Tansley had given the word ecosystem, had given the word ecosystem. Now, जब भी हम लोग इकोसिस्टम देखते हैं, मैंने बताया वो उसमें क्या हो सकता है, छोटा सा पॉन्ड से बड़ा सा लेक और बड़ा सा सी, छोटा सा क्रॉपलैंड, फार्मलैंड से बड़ा सा फॉरेस्ट. सो इकोसिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2. सिंपल करने के लिए, क्या सिंपल करने के लिए डिवाइडेड है, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक. टेरेस्ट्रियल मतलब क्या बोलते हैं, लैंड. टेरेस्ट्रियल वर्ड का मीनिंग क्या था, लैंड. एंड एक्वेटिक वर्ड का मीनिंग क्या है, वाटर. सो टेरेस्ट्रियल में एग्जांपल्स क्या है बोलो. We have got the desert ecosystem, we have got the grassland, we have got the forest, desert, grassland, forest ecosystem. जब भी हम लोग एक्वेटिक बोलेंगे, एक्वेटिक इसमें एग्जाम्पल आएंगे पॉन्ड इकोसिस्टम, रिवर लेक इकोसिस्टम, रिवर लेक इकोसिस्टम. नाउ
इकोसिस्टम इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। वो जो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है वो किसके ऊपर डिवाइडेड है, जब भी ह्यूमन इंटरफियर कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो इकोसिस्टम में ह्यूमन का इंटरफियरेंस नहीं है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग बच्चा लोग, नेचुरल इकोसिस्टम। एंड इसमें देर इज नो इंटरफियरेंस ऑफ मैन एंड इसमें ह्यूमन का इंटरफियरेंस नहीं है और वो अपने आप चलता है। जैसे एग्जाम्पल एक पॉन्ड या तो एक रिवर, उसमें ह्यूमन का इंटरफियरेंस नहीं है, और फॉरेस्ट का। सो व्हेन देयर इज नो इंटरफियरेंस ऑफ मैन एंड इट इज गोइंग टू ऑपरेट नेचुरली, उसको क्या बोलेंगे हम, नेचुरल इकोसिस्टम। एंड जब भी देयर इज पूरा का पूरा ह्यूमन का इंटरफियरेंस, मतलब जो मैन मेड है, जिसको मैन ने बनाया है, जो मैन मेड है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा लोग, दैट विल बी कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। उसको क्या बोलेंगे, अभी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में जैसे तुमने बहुत सारी फिशेज लाके एक एक्वेरियम में रखी, उसको क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल, बिकॉज यू आर डूइंग दैट, यू आर टेकिंग केयर ऑफ इट। एंड जब भी हम लोग क्रॉप ग्रो करते हैं, क्रॉप प्लांट, वो भी क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। सो लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद। So in this chapter we are going to study about the first structure of the ecosystem। अभी ecosystem का structure मतलब जब भी ecosystem form हो रहा है वो कैसे divide हो रहा है। जब भी वो horizontally divide होगा that will be called as zonation, and जब भी वो vertically divide होगा that is going to be called as stratification। So यहाँ पे हमें दिखाई देगा, we are going to see the structure of the ecosystem। So structure of the ecosystem can be divided into two different parts, which is the first structure of the identification। देखने के लिए हम लोग ये देखने वाले हैं क्या ये जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स है, दे डिफर as the location vary in space and time। उनका लोकेशन कैसे स्पेस वेरी होता है, इन स्पेस एंड टाइम। तो बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स डिफर as their location vary in space and time। now variation due to space, ये वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। the variation due to space मतलब उनकी जगह के हिसाब से is called as spatial variation, is called as spatial pattern। इसमें टू टाइप्स ऑफ स्पेशियल पैटर्न है। पहला क्या होता है, स्ट्रैटिफिकेशन, और दूसरा क्या होता है, जोनेशन। जब भी हम लोग जोनेशन बोलते हैं, जोनेशन वर्ड का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टली, एंड स्ट्रैटिफिकेशन वर्ड बोलेंगे तो क्या होता है, वर्टिकली। तो यहाँ पे नीचे हम लोग को दिखाई देगा, फर्स्ट व्हेन वी हैव द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। जैसे जो ट्रीज रहते हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं टॉप वर्टिकल स्ट्राटा, बिकॉज उनका हाइट सबसे ज्यादा है। लेयर ऑफ द फॉरेस्ट देन इज द सेकेंड, एंड द हर्ब्स एंड ग्रास क्या करते हैं, ऑक्यूपाई द बॉटम लेयर। सो स्ट्रैटिफिकेशन मतलब क्या होता है, इट इज डिटरमाइंड वर्टिकली। जो बड़े ट्रीज है, बिग ट्रीज, दे ऑक्यूपाई द टॉप वर्टिकल स्ट्रैंड। बाद में कौन आएंगे, लेयर ऑफ द श्रब्स एंड हर्ब्स, एंड थर्ड कौन आएगा, ग्रासेस। सिमिलरली हम लोग स्ट्रैटिफिकेशन ये वाटर में देखेंगे तो जो सरफेस पे है उसको बोलेंगे एपीपेलाजिक, जो उसके नीचे उसको क्या बोलेंगे, मीजोपेलाजिक, जो नीचे है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बैंथीपेलाजिक, और सबसे बॉटम वाले को बोलेंगे बेंथिक। तो एपीपेलाजिक, मीजोपेलाजिक, बैथीपेलाजिक, और लास्ट में क्या आएगा, बेंथिक। तो दो एग्जांपल्स है हमारे पास, एक है टेरेस्ट्रियल का और एक क्या है, एक्वेटिक का। When we see the next page, over here we can see ये हमारा है, नेक्स्ट वन इज नथिंग बट अबाउट दी जोनेशन के बारे में देखेंगे तो इट इज नथिंग बट दी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी स्पीशीज। हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी स्पीशीज कैसे प्रेजेंट है, एंड ऑन लैंड और इन वाटर इज कॉल्ड जोनेशन। एक्वेटिक में दिख रहा है हम लोग को, वेटलैंड में, एज वेल एज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, बट दोनों के जंक्शन में क्लियर दिखाई देगा यहाँ पे। सो योर एजेस ऑफ द लार्ज लेक शो मोर प्रोनाउंस जोनेशन in the form of intertidal, then littoral, then we have sublittoral zones। जैसे हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे, देखो ये लो टाइड में यहाँ पे ये कौन है, फिशेस, फिर यहाँ पे हमको क्रैब्स टाइप दिख रहे हैं, यहाँ पे देखो ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स है, यहाँ पे दूसरे ऑर्गेनिजम्स है, तो इनके क्या दिख रहा है, जोन्स अलग अलग है, जोन्स आर डिफरेंट। सो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, देखो, सो यहाँ पे ये एक अलग, लो टाइड में ये अलग ऑर्गेनिजम्स है, यहाँ पे एक अलग ऑर्गेनिजम्स है, यहाँ पे अलग। सो व्हेन वी से जोनेशन वी आर गोइंग टू डिटरमाइन बाय द हाइट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको,
बाय द हाइट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो अलग अलग जोन में प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टली दिख रहा है आपको, वी आर सीइंग व्हाट हॉरिजॉन्टली by the height of the organism, so that is nothing but the zonation. So इसको अगर हम लोग समराइज करेंगे in a particular way, तो हम लोग क्या देखेंगे, when we see types of spatial pattern, कौन से types है spatial pattern के, we have two types of spatial pattern. पहला वाला spatial pattern कौन सा है, the first one is called as stratification. Stratification कैसे occur होता है, it occurs vertically, determined by the height of the organism. कैसे occur होता है, occurs vertically. And इसमें हमने देखा था, और vertical distribution occurs vertically we can see vertical distribution present है. Vertical distribution किसका, of plants and animals, of किसका, plants and animals, जिसमें हम लोग देखेंगे फॉरेस्ट में सबसे बिग ट्रीज दे ऑक्यूपाई द फर्स्ट वर्टिकल स्ट्राटा, फिर उसके बाद में कौन आ रहे हैं, श्रब्स एंड कौन आ रहे हैं, हर्ब्स, श्रब्स एंड हर्ब्स, और सबसे लोअर में क्या आ रहे हैं, वी हैव गॉट दी स्मॉल ग्रासेस. ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, एंड दिस इज द लास्ट. So this is nothing but the vertical distribution of the organism, जिसको क्या बोलेंगे हम, stratification. यहाँ पे अभी next आएगा zonation. Zonation is determined what, horizontal distribution of the organism. Horizontal distribution of the organism is called as, of organism is called as zonation. So here हमारे पास जो एग्जाम्पल है, this zonation can be seen in terrestrial मतलब land as well as in aquatic habitat, but it is most commonly seen in where there is both the junction, दोनों का junction है, मतलब कौन सा region बोला है. So बच्चा लोग, after seeing zonation and stratification, which was the structure of the ecosystem, हम लोग अभी क्या देखने वाले हैं बच्चा लोग, we are going to see the productivity of the ecosystem. प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम का मीनिंग क्या समझ में आता है आपको, प्रोडक्टिविटी मतलब कितना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, क्या प्रोडक्शन हो रहा है वो देखने वाले हैं, विच इज प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम. सो बिफोर सीइंग दैट हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स है ऑफ द इकोसिस्टम, दे आर लिंक्ड टुगेदर टू फंक्शन एज एन इकोसिस्टम यूनिट. मतलब जब भी बायोटिक और एबायोटिक ऑर्गेनिजम्स साथ में रहते हैं, व्हेन दे आर लिविंग टुगेदर, दे आर फंक्शनिंग एज एन इकोसिस्टम यूनिट. किसकी तरह फंक्शन कर रहे हैं, दे आर फंक्शनिंग एज एन इकोसिस्टम यूनिट. और उसमें कौन से स्टेप्स आते हैं, दी स्टेप्स विच आर इंक्लूड प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड एनर्जी फ्लो. सो वी हैव टू स्टडी दीज 4 टॉपिक्स आगे वाले चैप्टर में हमारे. सबसे पहले हम लोग ये इकोसिस्टम यूनिट का मीनिंग समझा आपको, जब भी बायोटिक और एबायोटिक ऑर्गेनिजम्स साथ में रहते हैं, व्हेन दे आर लिविंग टुगेदर, उन लोग लिंक टुगेदर है एंड साथ में फंक्शन करते हैं, कौन, लिविंग एंड नॉन लिविंग, दे आर फंक्शनिंग टुगेदर, साथ में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करके फंक्शन करते हैं टुगेदर, एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म एन इकोसिस्टम यूनिट. जो ये इकोसिस्टम यूनिट में हम लोग को 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं. फर्स्ट टॉपिक इज द प्रोडक्टिविटी, second is the decomposition, third is the nutrient cycling, and fourth topic will be energy flow. कौन सा है 4th topic, energy flow. So first topic कौन सा है, productivity. First topic is the productivity. When we say productivity word का definition यहाँ पे है बच्चा लोग, the process of productivity involves conversion of inorganic material into organic material with the help of radiant energy of the sun by autotrophs and consumption of autotrophs by heterotrophs. ये पूरी कहानी का एक समरी दिया हुआ है. प्रोडक्टिविटी वर्ड का मतलब क्या है, स्टार्ट होता है प्रोडक्टिविटी किससे, विद प्लांट्स. प्रोडक्टिविटी स्टार्ट किससे होता है, फ्रॉम प्लांट्स, जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं, दे आर गोइंग टू टेक द रेडिएंट सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन and with the help of inorganic substances. क्या यूज करेंगे उन लोग, inorganic substances, and what they are going to make, they are going to make the organic food. क्या बनाएंगे उन लोग, organic food. So productivity का definition है, it is going to involve conversion किसका, of inorganic substances. Inorganic मतलब carbon dioxide and water लेके उन लोग क्या बनाते हैं, organic material with the help of radiant energy.
कौन है रेडिएंट एनर्जी? सनलाइट। रेडिएंट एनर्जी इज सनलाइट बाय ऑटोट्रोप्स, एंड बाद में उनका कंजम्पशन कौन कर रहा है? द कंजम्पशन इज डन बाय हेटेरोट्रोप्स, एंड बाद में उसका कंजम्पशन कौन कर रहा है? हेटेरोट्रोप्स। इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी, इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी। नाउ प्रोडक्टिविटी के बारे में ही देखते हैं पहले हम लोग। नाउ व्हेन वी से प्रोडक्टिविटी वर्ड का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, इट रिफर्स टू द रेट ऑफ जनरेशन ऑफ बायोमास इन एन इकोसिस्टम। मतलब पूरे इकोसिस्टम में कितना बायोमास बच गया है उसको प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। That is called as the rate of formation of biomass in an ecosystem. Now it is measured in terms of grams per square meter per day, or it may be related to dry matter or mass of carbon generated. आप डायरेक्टली ये याद रख सकते हो, ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर पर डे, ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर पर डे। दैट इज सिंपल टू मेजर दिस ऑर्गेनिक मैटर, कितना बायोमास बना है। नाउ इट कैन बी डिवाइडेड, लेट अस सी दिस आंसर, पर्टिकुलर आंसर। व्हेन वी से प्रोडक्टिविटी इन एन इकोसिस्टम, it's a 4 mark answer because it has got 3 steps of an ecosystem. प्रोडक्टिविटी वर्ड का मतलब हम लोग क्या बोलेंगे? It is the rate at which the radiant solar energy is used and inorganic materials are converted into organic. By which process? By the process of photosynthesis. And बाद में उनका consumption by the consumers. उसके बाद जो बच गया उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोडक्टिविटी। आपको समझ में आया प्रोडक्टिविटी का मतलब? पहले प्लांट्स बनाते हैं, फिर उसको कौन कंज्यूम कर रहा है? कंज्यूमर्स। तो प्लांट्स ने जो बनाया और कंज्यूमर्स ने खाया, जो बच गया उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोडक्टिविटी। So this productivity answer is going to be divided into number 1 will be primary productivity. Primary productivity जिसमें 2 टॉपिक्स आते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड फिर बाद में आएगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। लेट अस राइट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी ओवर हियर, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, एंड बाद में यहाँ पे आएगा हमारे पास नेट प्रोडक्टिविटी। थर्ड क्या आएगा हमारे पास? नेट प्रोडक्टिविटी। Third is going to be called as net productivity. So when we say primary productivity, तो primary productivity में it is involving 2 steps. एक तो आएगा gross primary productivity और दूसरा क्या आएगा? net primary productivity. दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है? When we say the word gross primary productivity, इसका मतलब, इसका हम लोग ना स्टार्टिंग में वैल्यू लेते हैं 100। एक अपने सिंपल समझने के लिए, एग्जांपल के लिए इसका वैल्यू हम लोग लेते हैं 100। इसका मतलब क्या है? इट इज द टोटल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट इज द टोटल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्लूडिंग, इसके अंदर ही आ रहा है, इंक्लूडिंग द ऑर्गेनिक मैटर विच इज गोइंग टू बी यूज्ड अप इन रेस्पिरेशन। इंक्लूडिंग, इसके अंदर ही आने वाला है, इंक्लूडिंग द ऑर्गेनिक मैटर जो यूज होने वाला है इन रेस्पिरेशन। ऑर्गेनिक मैटर विच इज गोइंग टू बी यूज्ड, विच इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन। मतलब इसमें वो पूरा ऑर्गेनिक मैटर आएगा जो फोटोसिंथेसिस से बना, एंड जो रेस्पिरेशन में यूज भी होने वाला है वो पूरा आएगा। उसका वैल्यू क्या लिया हम लोग ने? 100। उसके बाद में सेकेंड हम लोग जब भी बोलेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसको हम लोग क्या सिंपल तरीका देंगे बोलो? दिस विल बी कॉल्ड एज बच्चा लोग एनपीपी। क्या बोलेंगे इसको? एनपीपी। एनपीपी का मतलब जैसे अभी रेस्पिरेशन में यूज किया, देखो रेस्पिरेशन में यूज किया, रेस्पिरेशन को हम लोग लिखते हैं बच्चा लोग बाय लेटर आर। यूज किया 20, रेस्पिरेशन में कितना यूज किया? 20। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होगा? इट इज द रेट एट, इट इज द स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर after its use in respiration, after its use in respiration। मतलब अगर हम लोग को पूछा जाए एनपीपी का फॉर्मूला, तो एनपीपी का वैल्यू क्या आएगा बच्चा लोग? एनपीपी का वैल्यू आएगा, जीपीपी में कितना बना है? दिस इज जीपीपी। जीपीपी में कितना बना है? 100। कितना बना है? 100। रेस्पिरेशन में कितना यूज हुआ है? 20। तो 100 - 20 क्या मिलेगा हम लोग को? 80।
तो ये 80 है रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विच इज आफ्टर इट्स यूज इन रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन में 20 यूज किया, उसके बाद में जो बच गया दैट विल बी कॉल्ड एज एनपीपी। लास्ट बेंच बच्चा, व्हाट इज एनपीपी? जो रेस्पिरेशन में यूज किया उसके बाद जो बच गया दैट विल बी कॉल्ड एज एनपीपी, मतलब जीपीपी माइनस आर। ठीक है, ये क्लियर है? ग्रॉस मतलब जो पूरा उसने बनाया, फिर उसके बाद में नेट मतलब रेस्पिरेशन में कितना यूज किया वो माइनस हो जाएगा, तो क्या बच गया? नेट। नाउ सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज इट इज एट द लेवल ऑफ it is the level of energy storage. It is the level of energy storage. Energy storage कहाँ पे बच्चा लोग? At the level of consumers. At the level of consumers. At the level of consumers. मतलब अभी फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर्स ने खाया, कितना खाया? 30 खाया, तो कितना एनर्जी स्टोरेज हो गया कंज्यूमर्स में? बोलो। लेवल ऑफ एनर्जी स्टोरेज एट द लेवल ऑफ कंज्यूमर, मतलब एसपी का वैल्यू क्या होगा? 30। तो लास्ट में जो नेट प्रोडक्टिविटी होगा, कंज्यूमर्स ने 30 खाया, तो अभी नेट प्रोडक्टिविटी मतलब क्या बोलेंगे हम लोग? जो लास्ट में बच गया है, जो लास्ट में बच गया है मतलब क्या है? द ऑर्गेनिक मैटर लेफ्ट which is not used by consumers, जो consumers ने यूज नहीं किया है, मतलब फाइनल नेट प्रोडक्टिविटी का वैल्यू क्या आएगा? बोलो। एनपीपी माइनस एसपी। एनपीपी का वैल्यू मैंने क्या दिया था बच्चा लोग आपको एग्जाम्पल में? 80, और एसपी कितना था? 30, मतलब नेट प्रोडक्टिविटी कितना बचा है? 50 is the organic matter which is left, which is not used by the consumer. कौन नहीं यूज कर रहा है? कंज्यूमर। तो दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी। प्लांट्स ने पहले पूरा बनाया, उसको जीपीपी बोलेंगे, थोड़ा रेस्पिरेशन में यूज किया और जो बच गया उसके बाद में एनपीपी बोलेंगे। जितना सेकेंडरी कंज्यूमर्स ने खाया उसको क्या बोलेंगे? एसपी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। एंड कंज्यूमर्स के खाने के बाद जो फाइनल बच गया दैट विल बी कॉल्ड एज नेट प्रोडक्टिविटी, दैट विल बी कॉल्ड एज नेट प्रोडक्टिविटी। सो दिस वाज द आंसर ऑफ प्रोडक्टिविटी। So बच्चा लोग, after the next topic, after productivity, our next topic is one of the most important topic, which is decomposition. अभी when we start with decomposition, directly decomposition पे we are not going to go. We are going to have an introduction about why decomposition is necessary. अभी क्वेश्चन ये आता है, डिकम्पोजिशन टॉपिक जरूरी क्यों है? क्यों इसके बारे में जानना चाहिए? व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट? डिकम्पोजिशन होना जरूरी क्यों है? जैसे हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक क्या पढ़ा? प्रोडक्शन होता है। प्लांट्स क्या करते हैं बच्चा लोग? प्रोडक्शन। फिर क्या होता है उनका? कंजम्पशन। जब भी वो कंज्यूमर्स मर जाएंगे उसके बाद में क्या हो जाएगा? अगर वो ऑर्गेनिजम्स मर गए तो उनकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स लॉक हो जाते हैं, करेक्ट? पहले प्लांट्स ने क्या किया? प्रोडक्शन। आफ्टर प्रोडक्शन कंजम्पशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर कंजम्पशन व्हाट ऑकर्स? द डेथ ऑफ द कंज्यूमर, एंड द डेथ ऑफ द कंज्यूमर के साथ जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना बच्चा लोग, दे गेट लॉक्ड इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो मर गया है। What happens if those nutrients get locked up? उनकी बॉडी में लॉक्ड अप ही रहेंगे न्यूट्रिएंट्स, तो क्या होगा? नेचर में से उतना न्यूट्रिएंट का लॉस हो जाएगा, करेक्ट? यस। सो कोई भी ऑर्गेनिज्म का डेथ होने के बाद जो लॉक्ड न्यूट्रिएंट्स है बॉडी में, वो कहाँ पे जाने चाहिए? वापस बैक टू दी सॉइल। एंड दिस ग्रेट प्रोसेस, वो जो न्यूट्रिएंट्स है जो लॉक्ड है ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, वो सॉइल में कैसे जाएंगे? इट इज गोइंग टू गो बाय द प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिशन। सो वी कैन हैव अ सिंपल स्टेटमेंट, एज प्रोडक्शन इज नेसेसरी, इट्स कंजम्पशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द कंज्यूमर्स द रीसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्या होना चाहिए उनका? रीसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स बैक टू द नेचर इज इक्वली इंपॉर्टेंट, एंड दैट रीसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स विल बी डन बाय द प्रोसेस ऑफ decomposition. So when we have a simple definition out here of decomposition, we can simply say that it is the process of conversion of, किसका conversion हो रहा है बच्चा लोग? complex organic substances, complex means large,
लार्ज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ब्रेक डाउन होने के बाद व्हाट आर वी गोइंग टू गेट? वी आर गोइंग टू गेट सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. क्या रहेंगे हमारे पास? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. नाउ ये जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बन जाएंगे, आप बोलोगे प्लीज गिव अस एन एग्जांपल. तो वेरी सिंपल, कोई एक एनिमल मर गया है तो उसके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स है विच इज स्टार्च. कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या बोलेंगे उसको? स्टार्च. करेक्ट. वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उसका ब्रेकडाउन होके सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बन रहा है. मतलब क्या बन रहा है? क्या बन रहा है कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होने के बाद? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. वेरी गुड. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अगर आप बोलते ग्लूकोज तो आप रॉन्ग होते. ग्लूकोज का भी और ब्रेकडाउन होना है. ग्लूकोज का भी और ब्रेकडाउन होगा और फाइनली क्या बनेगा यहाँ पे? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में वी आर गोइंग टू हैव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. समझा है सबको? यस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो लेट अस सी हाउ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज बीन कैरिड आउट. कैसे ये प्रोसेस पुट फोर्थ होता है? तो वी हैव गॉट 5 स्टेप्स थ्रू विच द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस. द फर्स्ट स्टेप इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज first step is called as fragmentation. The first step is called as fragmentation. The second step is called as leaching. The third step is called as catabolism. And the fourth step is called as humification. And the fifth step is called as mineralization. Fourth step is called humification, and fifth and final step is called as mineralization. Mineralization. चलो इसका मीनिंग देखते हैं क्या होता है. सपोज वी हैव अ रैट और वी हैव सम बर्ड विच इज डाइड. कोई भी है, ठीक है, मर गया. आप देखते हो उसके 24 घंटे बाद ही उसकी बॉडी ओपन होने लग जाती है चूहे की. ये सुनो. सो यहाँ पे कौन आता है? डेट्रीवोर्स आते हैं. अभी ये जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है, इट इज बीन कैरिड आउट बाय डेट्रीवोर्स. इट इज बीन कैरिड आउट बाय डेट्रीवोर्स. एंड इन लोग जो फूड चेन फॉलो करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डेट्राइटस फूड चेन. फूड चेन का नाम क्या है? डेट्राइटस फूड चेन. द नेम ऑफ द फूड चेन. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोलेंगे ये कौन सा फूड जो स्टेप्स आते हैं ना, फर्स्ट स्टेप जब भी हम लोग बोलेंगे ये फ्रेगमेंटेशन, कैटाबॉलिज्म, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन. ये पूरा साइकिल ऑफ स्टेप को बोलते हैं डेट्राइटस फूड चेन, जिसको हम लोग बाद में एक डायग्राम में देखने वाले हैं. डिकम्पोजिशन साइकिल का दूसरा नाम है डेट्राइटस फूड चेन. ठीक है. अभी यहाँ पे फर्स्ट स्टेप फ्रेगमेंटेशन. जैसे फॉर एग्जांपल एक एनिमल की डेथ हो गई है तो उसके बाद में क्या होगा? वी आर गोइंग टू हैव डेट्रीवोर्स लाइक अर्थवर्म. एक एग्जांपल दिया है डेट्रीवोर्स का. डेट्रीवोर्स लाइक अर्थवर्म वो क्या करते हैं? वो ब्रेक करते हैं डेड बॉडी को. दे ब्रेक दी डेट्राइटस. डेट्राइटस मतलब क्या होगा बच्चा लोग? डेड बॉडी इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स. किसमें ब्रेक डाउन करते हैं? इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स. सो दैट इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन. जिसमें क्या होगा? जो भी डेट्रीवोर्स हैं वो जो भी डेड ऑर्गेनिज्म का बॉडी है उसको कैसे ब्रेक करेंगे? इनटू छोटा छोटा टुकड़ा. छोटा छोटा टुकड़ा मतलब स्मॉल फ्रैगमेंट्स. दैट इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन. उसके बाद में नेक्स्ट लीचिंग में जो भी वाटर सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है, वाटर सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. इधर ना क्लियर देखते हैं, 2 वर्ड दिए. पहला नंबर 1 वाटर सॉल्यूबल होना चाहिए, पानी में सॉल्यूबल. सेकेंड इनऑर्गेनिक होने चाहिए. वो ही लीच करेंगे सॉइल में. मतलब दे विल गो थ्रू दी सॉइल लेयर्स एंड दे विल गो बिलो दी सॉइल लेयर्स. इट विल गो इनटू दी सॉइल. वाटर सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स दे परकोलेट इन दी सॉइल. परकोलेट मीन्स वो पेनिट्रेट करते हैं सॉइल में. परकोलेट दी सॉइल, दैट इज कॉल्ड एज लीचिंग. इसमें सिर्फ वाटर सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गए हैं. वाटर सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को वाटर सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी कहा जाता है. ठीक है. उसके बाद में कैटाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म में क्या होगा? जो इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे ये याद रखना है, यहाँ पे एंजाइम्स काम करेंगे. कौन से एंजाइम्स है? बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स. कौन से एंजाइम्स रहेंगे? बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स. इन लोग क्या करने वाले हैं? दे आर गोइंग टू कन्वर्ट. वो कन्वर्ट करने वाले हैं किसको? जो भी कॉम्प्लेक्स, जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस बच गए हैं, जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को दे आर गोइंग टू कन्वर्ट दी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स किसमें? इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स.
सो जो भी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है उसका कन्वर्जन किस में होगा बच्चा लोग, इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, and that will be done by bacterial and fungal enzymes. कौन करेगा, bacterial and fungal enzymes. What is the meaning of humification? ये आपको समझा, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या सॉल्ट्स में, सिंपल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स या सिंपल इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स. व्हाट इज ह्यूमिफिकेशन? फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस इज कॉल्ड ह्यूमिफिकेशन. इसका डेफिनेशन है ह्यूमिफिकेशन का, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस इज कॉल्ड ह्यूमिफिकेशन. ह्यूमस क्या है? ह्यूमस इज अ डार्क ब्राउन, इट्स अ डार्क ब्राउन अमॉर्फस कोलाइडल सब्सटेंस. अमॉर्फस मतलब इट इज पाउडर लाइक, अमॉर्फस कोलाइडल सब्सटेंस. आप पूछेंगे ये तो आपने उसका लुक बताया, कैसे कलर का होता है वो बच्चा लोग, डार्क ब्राउन. उसका काम क्या है? व्हाट इज ह्यूमस? ह्यूमस इज नथिंग बट इट इज अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स. उसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं. इट इज द रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स. मतलब ह्यूमस मतलब सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स किस में रहते हैं? ह्यूमस में. लास्ट स्टेप जो मिनरलाइजेशन है, इसमें मतलब क्या होगा? दिस मिनरलाइजेशन, दिस ह्यूमस इज बीइंग डिग्रेडेड. ह्यूमस कौन डिग्रेड करेगा अभी? माइक्रोब्स. ह्यूमस इज डिग्रेडेड बाय सॉइल माइक्रोब्स एंड मिनरल्स आर रिलीज. क्या कौन रिलीज होता है? मिनरल्स आर रिलीज. मिनरल्स आर रिलीज. दीज मिनरल्स गेटिंग रिलीज इज कॉल्ड मिनरलाइजेशन. इज कॉल्ड मिनरलाइजेशन. मतलब अभी जो भी न्यूट्रिएंट बच गया था उसकी बॉडी में, पहले इनऑर्गेनिक वाले चले गए सॉइल में, उसको क्या बोलेंगे? लीचिंग. जो ऑर्गेनिक वाले थे उसका ब्रेकडाउन होके क्या बन गया? इनऑर्गेनिक. फिर एक ह्यूमस टाइप सब्सटेंस बना जिसके अंदर क्या था? रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स. एंड बाद में वो ह्यूमस का डिग्रेडेशन किसने किया बच्चा लोग? माइक्रोब्स. माइक्रोब्स ने उसका डिग्रेडेशन किया और न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे रिलीज हो गए? इनटू दी सॉइल. This is the last step of decomposition. Now when I ask you one simple question, decomposition कभी होगा? You tell me. तुम्हारी मम्मी ने for example टमाटर को फ्रिज में रखा तो डिकम्पोजिशन जल्दी होगा, या बाहर ऐसे ही रखा तो डिकम्पोजिशन? वेरी गुड. तो डिकम्पोजिशन स्लो है एट लो टेम्परेचर. फ्रिज में क्या रहता है बच्चा लोग? लो टेम्परेचर, स्लो है. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी मम्मी ने कोरिएंडर को, कोरिएंडर मतलब धनिया, उसको एयर टाइट बैग में रखा तो वो जल्दी खराब होगा, या उसको ओपन रखा तो जल्दी खराब होगा? ओपन रखा तो डिकम्पोजिशन कभी भी जल्दी कभी होता है? डिकम्पोजिशन जल्दी होता है एट हाई टेम्परेचर एंड एरोबिक कंडीशन. इट्स एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस. यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, जो डिकम्पोजिशन है ना, डिकम्पोजिशन इज एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस. क्या चाहिए उसको? ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस. सो मतलब उसके लिए क्या चाहिए उसको? एरोबिक कंडीशन चाहिए. ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस मीन्स इट इज रिक्वायरिंग एरोबिक कंडीशन. डिकम्पोजिशन बच्चा लोग कैसा है? स्लो. स्लो कभी होगा? एट लो टेम्परेचर. कैसे होगा? एट लो टेम्परेचर एंड एनारोबिक कंडीशन. डिकम्पोजिशन रेट विल बी स्लो at low temperature and anaerobic condition. anaerobic condition मतलब absence of oxygen. तो decomposition fast कभी होगा? decomposition is fast at high temperature and aerobic condition. एरोबिक कंडीशन में फास्ट होगा, मतलब बाहर रखेंगे कोई भी चीज तो जल्दी खराब होगी, और अगर ऑक्सीजन रहेगा, बट अगर हमने उसको एयर टाइट डब्बे में रखा हो कोई भी चीज को तो वो जल्दी खराब नहीं होती, बिकॉज एनारोबिक कंडीशन में डिकम्पोजिशन नहीं होता. So this completes, these 5 steps completes our topic on decomposition.